हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवरग्रीन डेब्रू क्लासेज पे। हम लोग साइंस का एक्सपेक्टेड पेपर करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये एक्सपेक्टेड पेपर का फर्स्ट क्लास है और ये आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो बनेगा। आप लोग इसको ज़रूर देखें और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन जा सके आप लोग के पास इजीली। और टेलीग्राम से जुड़ें। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, टेलीग्राम से जुड़ें क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन उसी में डालते हैं। जब भी वीडियो अपलोड होती है सबसे पहले टेलीग्राम में डालते हैं, इसीलिए टेलीग्राम में जुड़ें, ठीक है। तो बिना देरी करते हुए क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि जब कॉपर ऑक्साइड युक्त बीकर में थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे तो कौन सा यौगिक बनेगा? तो सही आंसर हो जाएगा कॉपर 2 क्लोराइड। कॉपर 2 क्लोराइड बन जाएगा क्योंकि बोला है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड को थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पे बन के आएगा कॉपर क्लोराइड CuCl2 प्लस वाटर। एक न्यूट्रल रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसको एसिड के साथ बेस को रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा? इसमें बनेगा मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर। ये रिएक्शन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इसलिए इसको याद रखना आप लोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाप इंजन किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऊष्मागतिकी के नियम। इसका इंग्लिश हो जाता है थर्मोडायनेमिक्स लॉज। थर्मोडायनेमिक्स लॉज। और ये होता है 4 टाइप का। पहला जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ। थर्मोडायनेमिक्स होता है। दूसरा होता है फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स। और तीसरा होता है सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स। और चौथा होता है थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट है त्रिकोणीय कांच प्रिज्म के 2 पार्श्व फलकों के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिज्म कोण, यानी कि प्रिज्म एंगल। प्रिज्म एंगल जो है वो 2 पार्श्व फलकों के बीच में बनने वाला कोण है। नेक्स्ट है अंडाशय द्वारा नियंत्रित कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मासिक धर्म चक्र।
धारावाही एक लंबे सीधे परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र डैश होता है। हो जाएगा एक समान और परिनालिका के अक्ष के समानांतर होता है। ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। परिनालिका जो होता है, परिनालिका तार की एक कुंडली होती है जिसे अपने आंतरिक भाग में एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए डिजाइन किया गया होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है? सही आंसर हो जाएगा सूर्योदय का जल्दी होना और सूर्यास्त का देर से होना। यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक होता है रेनबो फॉर्मेशन जो होता है वो किसके थ्रू होता है? ये होता है रिफ्रैक्शन के कारण। ये अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन कि रेनबो फॉर्मेशन किसके कारण होता है। आंसर देना है रिफ्रैक्शन के कारण होता है। और एक होता है माइरेज, ये किसके कारण होता है? ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जो है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये कुछ रेलवे का फेवरेट एग्जाम्पल है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। रेनबो फॉर्मेशन, मिरेज हो गया, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हो गया। ये अक्सर रेलवे का एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको याद रख लेना आप लोग। हो सकता है इस बार का एग्जाम में पूछ सकता है। धारावाही परिनालिका के अंदर पाए जाने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? तो इसका हो जाएगा सभी बिंदुओं पर समान होता है। करंट जो है वो सभी पॉइंट पे मतलब इक्वल मतलब ट्रेवल करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संतृप्त कार्बन यौगिक है? संतृप्त का मतलब होता है सैचुरेटेड कार्बन। और सैचुरेटेड कार्बन में होता है सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है, जैसे CH4 हो गया। CH4 हो गया तो एक एक ठो बॉन्ड बनाया, तो ये हो गया सैचुरेटेड कार्बन। और अनसैचुरेटेड कार्बन, ये मतलब आ गया सैचुरेटेड कार्बन जो है वो अल्केन के अंदर आता है। इसका एग्जांपल है अल्केन। और एक होता है अनसैचुरेटेड कार्बन। अनसैचुरेटेड कार्बन का एग्जांपल है एक अल्कीन हो गया, इसमें डबल बॉन्ड बनता है। और दूसरा हो गया अल्काइन, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो ये हो गया अनसैचुरेटेड कार्बन का एग्जांपल। लेकिन इसमें पूछा है कि कौन सा सैचुरेटेड कार्बन होगा, तो सैचुरेटेड कार्बन कौन सा है? अल्केन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, किसी ग्रह जिसका द्रव्यमान m है
पर सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान g है, तो 4m द्रव्यमान वाले दूसरे ग्रह पर सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा g, जो ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कांस्टेंट का वैल्यू होता है इसका वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, तो याद रखना 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है कि 5 न्यूटन के एक नियत बल द्वारा किसी पिंड यानी कि ऑब्जेक्ट पर किया गया कार्य 5 जूल है। आरोपित बल की दिशा में पिंड का ये विस्थापन क्या होगा, कितना होगा? तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये जानना है। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो कार्य किया गया है, वर्क किया गया है 5 जूल और फोर्स है 5 न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट निकालना है हम लोग को। तो डिस्प्लेसमेंट 5/5 इज इक्वल टू डी, तो डी इज इक्वल टू 1 मीटर आ गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 1 मीटर। सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन 3 में है। इसमें गलत जोड़ी का चयन करना है। क्या कुल्हड़ जैव अब अघटनीय नहीं है? सब्जी जैव घटनीय है? ये तो सही है। प्लास्टिक का गिलास जैव अघटनीय नहीं है, ये भी सही है। कागज का कप जो है जैव अघटनीय है, ये भी सही है। लेकिन ये वाला हमारा गलत है, क्योंकि कुल्हड़ जो है जैव अघटनीय होगा। कुल्हड़ मिट्टी में मिल जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, और यहाँ पे बोला है नहीं है, तो ये हमारा गलत मिलान किया हुआ है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। कुछ रिएक्शन का टाइप बता देता हूँ। एक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जैसे एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट को लेते हैं, तो ये इसका टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा है डिसप्रोपोर्शिएशन रिएक्शन,
जिसका एग्जांपल है हाइड्रोजन परऑक्साइड को रिएक्ट करेंगे तो बनेगा वाटर प्लस ऑक्सीजन। उसके बाद आता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है कि C2H4 यानी कि हाइड्रोजनेशन ऑफ इथिन का फॉर्म होता है C2H6। तो ये ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन इसमें ऐड हो रहा है, इसलिए इसका नाम दिया गया एडिशन रिएक्शन। इसमें याद रखना कि ऑप्शन 2 होगा द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया के कारण ही आयंस का मतलब आदान प्रदान होता है। और इसका इंग्लिश भी बता दे रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एड्रेनालाइन हार्मोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बताना है कि कौन कौन सा कथन सही है। तो क्या हृदय गति तेज होती है? हाँ, ये होती है। एड्रेनालाइन हार्मोन संबंध है, हृदय गति को मतलब कंट्रोल करता है। और दूसरा कथन है श्वसन दर बढ़ जाती है, ये भी सही है। रक्तचाप कम हो जाता है, ये गलत है, क्योंकि ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है एड्रेनालिन हार्मोन जो है, वो एड्रेनालिन हार्मोन ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। किसमें है? ऑप्शन 4 में है। पौधों में ऑक्सीन के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन करना है। तो ये कोशिकाओं को लंबा बढ़ने में सहायता करता है। ऑक्सीन एक हार्मोन है, ये प्लांट हार्मोन है जो मतलब प्लांट का जो सेल होता है उसको लंबा ग्रोथ करने में हेल्प करता है ऑक्सीन। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का भाग वानस्पतिक प्रवर्धन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? यानी कि वानस्पतिक प्रवर्धन का मतलब होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन किस में होता है? तना में होता है, पत्तियां में होता है, जड़ में होता है, लेकिन बीज में नहीं होता है। बीज में वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं होता है। मानव नेत्र में मायोपिया की समस्या को किसके उपयोग से ठीक किया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त शक्ति के अवतल लेंस से, यानी कि कनकेव लेंस यूज करते हैं मायोपिया में। कनकेव लेंस यूज करते हैं। और मायोपिया को दूसरा नाम से जाना जाता है नियर साइटेडनेस। नेक्स्ट है कि कार्बन में अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बंध बनाने की अनूठी क्षमता होती है। इस गुण के रूप में क्या जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा श्रृंखलन, यानी कि कैटेनेशन। द्रव्यमान m और वेग भी वेलोसिटी वाले गतिशील पिंड की गतिज ऊर्जा है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ mv² होता है ना। तो यानी कि ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। m का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है v का स्क्वायर, जो ऑप्शन 4 में दिया हुआ इसके द्रव्यमान और वेग के वर्ग के सीधे अनुपातिक होता है।
ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियां किसका स्राव नहीं करती है? तो पेप्सिन का तो करता ही है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो निकलता ही है, और ये हो जाएगा म्यूकस यानी कि श्लेष्मा। म्यूकस का मतलब होता है श्लेष्मा। तो कौन नहीं होता है? लार नहीं होता। लार हमारा माउथ से निकलता है लार। फ्लोएम में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं मृत कोशिकाएं होती है? हो जाएगा फ्लोएम तंतु। ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा, फ्लोएम तंतु।